हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फिज़िक्स का अनसॉल्व पेपर, जिसके अंतर्गत हम आपको ये बता दें कि 20 नंबर के जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस आते हैं उसमें 7 नंबर्स के यानी 7 प्रश्न जो आएंगे वो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन फिज़िक्स से रिलेटेड होंगे, 6 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे और बचे 7 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के होंगे। तो टोटल जो 70 नंबर का आपका पेपर होगा उस 70 नंबर्स के क्वेश्चंस में 25 नंबर का आपका फिज़िक्स होगा और 25 नंबर की आपकी बायोलॉजी होगी। बच्चे जो 20 नंबर हैं उस 20 नंबर में आपकी केमिस्ट्री इंक्लूडेड है, ठीक है। और उसमें भी 25 नंबर में जो फिज़िक्स का 25 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो 7 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे वो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 25 नंबर के फिज़िक्स में 7 नंबर यदि निकाल दिया जाए तो बचे आपके पास कितने 18 नंबर। 18 नंबर में आपके कुछ थ्योरी भी होंगे और कुछ आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो 7 बहुविकल्पी क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ बोर्ड पर लिख रखा है। तो 1 बाय 1 इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल हम आपको बताएंगे भी और जो ऑप्शन सही होगा उसे भी हम बताएंगे। तो मेरे बताने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से ट्राई करें कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। उसके बाद हम जब बताएंगे तो आप मैच करिएगा कि आप इन 7 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट सही किए हैं, ताकि आपको एक फुल कॉन्फिडेंस आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिख रखा हमने बोर्ड पर कि यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत पड़ती है, यानी दो माध्यम है आपके पास, सवाल में कह रहा है, तो ऊपर माध्यम कुछ और होगा और नीचे माध्यम कोई और होगा। मान लीजिए ऊपर यदि एयर है और नीचे आप कांच मान सकते हैं, ऊपर यदि हवा है तो नीचे आप मान सकते हैं पानी है, यानी दो डिफरेंट मीडियम्स आप मान सकते हैं क्योंकि सवाल में ऐसा बोला है, ठीक है। सीमा पृष्ठ क्या होता है, जो दोनों माध्यमों को अलग अलग करता है। तो इस पर कोई प्रकाश किरण परपेंडिकुलर पड़ रही है, यानी ऐसे 90 डिग्री पे पड़ रही है, ये लाइट इस पे परपेंडिकुलर पड़ रही है सीमा पृष्ठ पर। तो कह रहा है कि आपतन कोण कितना होगा, यानी आई का मान पूछ रहा है। आपतन कोण मतलब आई। तो आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सीमा पृष्ठ पर परपेंडिकुलर यदि पड़ेगी तो ऐसे केस में अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती है, न ही परावर्तन की घटना घटित होती है। क्योंकि आई को आप कंसीडर्ड कहाँ से करते हो, आपतन कोण को जो काउंट किया जाता है उसका मान लिया कहाँ से जाता है। तो ये आप जानते हैं आपतन कोण का जो मान लिया जाता है वो नॉर्मल से लिया जाता है, अभिलंब से। तो सपोज ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोई एंगल तो बन नहीं रहा है। जब इन दोनों के बीच कोई कोण बनेगा ही नहीं तो आई का मान क्या आएगा, 0, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हो सकता जो आपका अभिलंब है सर यहाँ ना लेके यदि इसी पर ले लें तब पर भी तो आई का मान कुछ नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये आपकी अभिलंब और यहीं पर आपकी आपतित किरण दोनों एक ही दूसरे के ऊपर हैं, अर्थात संपाती हो गई। और जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो अर्थात दोनों संपाती लाइन हो तो क्या एंगल बनता है, जवाब है नहीं। तो ऐसे केस में आपतन कोण का मान कितना आएगा, 0। तो आपतन कोण का मान 0 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपतन कोण का मान 0 डिग्री होगा, यही सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे कि एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 10 मिनट तक प्रवाहित की गई है। चालक का मतलब होता है सुचालक से, जहाँ पर भी शब्द फिजिक्स में इस्तेमाल किया जाए चालक, इसका मतलब क्या होता है, सुचालक। अर्थात सुचालक मतलब वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से या आसानी से होता है उसको चालक कहते हैं। अच्छा, तो ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आप एक चालक है जिसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, सवाल के हिसाब से 2 एम्पियर की, ठीक है। कितने वोल्टेज पे, इसका वोल्टेज सप्लाई दे दिया गया है। मान लीजिए इसका नाम यदि ए दे तार का और इसका बी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वोल्टेज सप्लाई दे रखी है वो सवाल में 10 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। अच्छा जी, तो कह रहा है कि इसमें जो धारा बह रही है वो कितने मिनट तक, 1 मिनट तक। तो याद रखेंगे जब भी हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में या अधिकांश केस में ही हम समय या कोई भी चीज़ हो उसे MKS सिस्टम में ही लिखते हैं। तो जो समय का यूनिट्स यहाँ दे रखा है, टाइम, वो मिनट में दे रखा है। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, ये आपको पता है।
तो आपसे पूछ रहा है कि यदि 1 मिनट तक इसमें कंटिन्यूस धारा बहे तो तार में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान बताना है। व्यय विद्युत ऊर्जा मतलब आपको W बताने हैं। तो W बराबर फार्मूला होता है VIT, ये आपको याद होगा। यहाँ से सिंपल आप डाटा रखेंगे, वोल्टेज 10 है, करंट आपके पास 2 एम्पियर है और टाइमिंग आपके पास 60 सेकेंड है। तो यहाँ से आप जब गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12 और 12 का जब 10 में गुणा करेंगे तो 120 और इसके पीछे एक और शून्य बढ़ा देंगे तो 120 गुणे 0 अर्थात 1200, ठीक है। और व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक आता है जूल आता है, तो कितना आ जाएगा 1200 जूल। तो जिस ऑप्शन में 1200 जूल दिया होगा वहीं आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 1200 जूल दे रखा है तो यहीं आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब यदि गलती आप क्या करते हैं, यदि 1 मिनट यहाँ रख देते टाइम के प्लेस पर तो आपका जो आंसर आता वो आता आपका 20 जूल, और ऑप्शन में बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको 20 जूल दे भी रखा है। तो वो आपका जो उत्तर आता 20 जूल वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने समय का जो यूनिट है वो सेकंड होता है, आपने उसे मिनट में रखा है। तो आंसर का जो विकल्प होगा वो ऑप्शन में तो ज़रूर रहेगा बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको, लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग कह रहा एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, नाम लिखा है उत्तल लेंस, इसकी जो पावर दिया है वो दे रहा है 2 डायोप्टर। तो कह रहा है इसकी फोकस दूरी बताइए। तो आपको एक बात पता होगी कि पावर और फोकस दूरी में एक रिलेशन होता है हमारे पास, है ना। लेंस के पावर और फोकस दूरी में हमारे पास एक फार्मूला होता है P=1/f, जब ये f मीटर में होता है, और 100/f होता है जब f किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। तो यहाँ पे जो पावर दे रखा है वो तो 2 डायोप्टर दिया है, फोकस दूरी आपको निकालनी है। तो ऑप्शन में पहले आप देख लीजिए कि सारे उत्तर किस में दिए गए हैं। तो सारे उत्तर जो ऑप्शन में है वो सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो ये वाला फार्मूला तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन सा लगाएंगे? सेंटीमीटर वाला। तो पावर ऑप्शन पावर जो दिया वो कितना, 2 डायोप्टर। तो यहाँ रख लीजिए P के प्लेस पर 2 = 100 डिवाइड बाई f, इम्प्लाइज दैट यदि करें तो f = 100/2 हो जाएगा। 2 से यदि 100 को कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50, और उत्तर किस में देंगे, सेंटीमीटर में। तो जो 50 सेंटीमीटर होगा वहीं आपका सही होगा। तो ये 50 सेंटीमीटर आपका दूसरा जो विकल्प है ग का वही सही होगा। अगला आपसे पूछ रखा एम्पियर इंटू सेकेंड किसका, जिसका नहीं किसका होगा, किसका मात्रक है। कह रहा है एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा। बस थोड़ा सा आपको वो मिसलीड कर रहा है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। तो एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है, इसको आओ देखते हैं आसानी से। देखो, तो एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक होता है, कह रहा है विद्युत ऊर्जा का। तो आप जानते हैं विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। तो ये तो सरासर गलत है। विद्युत वाहक बल, अब विद्युत वाहक बल ये कोई बल नहीं होता है। विद्युत वाहक बल मतलब एक तरह का वोल्टेज होता है, ठीक है, विभव होता है, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो ये भी ऑप्शन में मतलब ये भी गलत होगा, क्योंकि इसका मात्रक भी एम्पियर इंटू सेकेंड नहीं हो सकता है। तो विभवांतर है, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आवेश, अब आप कहेंगे कि आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो आप कहेंगे सारे ऑप्शन गलत हैं। नहीं, अब ध्यान से देखो, तो आवेश जो है वो उसका मात्रक जो एम्पियर है वो किसको मिला के बना है। तो आपको पता होगा Q बराबर एक फार्मूला होता है IT। Q बराबर का होता है IT होता है। I क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और T क्या है, समय, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड, ठीक है। तो ये लिखने को तो डायरेक्ट लिख सकता था कि आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का जो मात्रक होता है यहाँ पे एम्पियर इंटू सेकेंड ना लिख के वो कूलाम लिख सकता है, लेकिन कूलाम ना देके वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या लिखा है, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो चाहे एम्पियर इंटू सेकेंड कहे या इसी को कूलाम कहे, बात क्या है, एक ही है, क्योंकि ये भी व्युत्पन्न मात्रक है, ये व्युत्पन्न मात्रक है, इनसे मिला के इसको उत्पन्न किया गया है। तो इस बात का मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक होगा, आवेश का। विद्युत धारा का तो एम्पियर होता है, तो इसका हो नहीं सकता। तो यही ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। ऐसे सवालों को देखो आप लगाओगे कैसे।
तो कभी कभार के ऑप्शन में सवाल भी दे देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखा है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप देखोगे जिस सवाल में सापेक्ष शब्द पहले दिया होगा उसको आपको पहले लिखना है। किसके साथ सापेक्ष शब्द लगा है उसे पहले लिखना है, जिसके साथ सापेक्ष शब्द नहीं लगा है उसे बाद में लिखना है। जैसे यहाँ क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका मतलब वायु के सापेक्ष यानी लाइन या जो सूर्य का प्रकाश है या प्रकाश किरण है वो पहले एयर से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है, यानी वायु से कांच के अंदर जा रही है। तो इसे कैसे लिखोगे, ANG। अपवर्तनांक को कहीं कहीं कुछ किताबों में म्यू से भी इंडिकेट किया गया है, तो चाहे म्यू लिखिए चाहे एन लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही बताता है। तो कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, अर्थात ANG का मान आपको 3/2 दे रखा है। तो आपसे पूछा है कांच के सापेक्ष, आपको सापेक्ष शब्द पकड़ना है बार बार, जिसके साथ सापेक्ष शब्द लगा होगा उसे पहले लिखना है और जिसके साथ नहीं लगा होगा उसे बाद में लिखना है। तो कह रहा है कांच के सापेक्ष यानी G को पहले लिखना है, फिर N होगा। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी GNA आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा दो माध्यमों के अपवर्तनांकों में एक रिलेशन आप पढ़े होंगे कि ANG और GNA इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो एक होता है, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ANG बराबर 1/के GNA। ANG यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का ठीक उल्टा होता है। तो यदि आपको सवाल में ANG दे रखा है और GNA पूछा है तो आप सिंपल GNA को यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, ANG को यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, GNA को यहाँ रोक लीजिए क्योंकि आपको GNA निकालने हैं और ANG का वैल्यू दे रखा है तो ANG आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। अब ANG का वैल्यू सवाल में आपको गिवन है 3/2। अब ये 2 कहाँ जाएगा, तो 2 सिंपल ऊपर जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। तो GNA कितना है, GNA कितना है 2/3, किस ऑप्शन में, D वाले में, तो यही सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये पूछ रहा है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन मतलब रंगों का जो बिखराव होता है, सूर्य के प्रकाश में 7 कलर्स होते हैं, आपको ये पता होगा। तो सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन कह रहा है सबसे कम होता है, कौन सा कलर ऐसा होगा जिसका बिखराव सबसे कम होता है, लाल रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का या बैगनी रंग का। देखो जब जब ऑप्शन में लाल होगा तो उसमें बैगनी पक्का देगा, वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए पक्का होगा, चाहे वो आपका प्रकीर्णन पूछे, चाहे वो आपका विचलन पूछे, चाहे आपका वो वर्ण विक्षेपण पूछे, कुछ भी पूछे, यदि लाल होगा तो उसके साथ बैगनी पक्का होगा, ताकि आप इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होते हो। तो जब जब स्कैटरिंग की बात की जाएगी तो याद रखना सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है, और यदि पूछेगा सबसे ज़्यादा तो बैगनी का बताएंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन किसका, मतलब किस रंग का सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम किसका होगा, बैगनी रंग का। ठीक है, समझ पाए, सबसे कम किसका, लाल रंग का, सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 7 क्वेश्चन, चूँकि आपके बोर्ड में आएंगे तो मैंने 6 यहाँ लिख रखा है क्योंकि जगह नहीं था, इस वजह से 7वां क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा था, यानी जो तो लास्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, यानी 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होगा वो आपको पता करना है। तो यदि याद है तो अच्छी बात है, यदि भूल गया तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं, मतलब इसको सिद्ध कर सकते हैं कि रियलिटी में 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। यहाँ पर एक शब्द वो और इस्तेमाल कर सकता था, 1 किलोवाट घंटा के प्लेस पर 1 यूनिट। किलोवाट घंटा को ही हम यूनिट कहते हैं, याद रखिएगा। जो हमारे घरों में लाइन आती है उसका जो व्यय विद्युत ऊर्जा आप सप्लाई करते हो, मतलब पैसा जो देते हो वो यूनिट में ही देते हो, कि 5 यूनिट है, 20 यूनिट है, या 1 यूनिट का यदि 7 रुपया है, और फॉर एग्जांपल के लिए 80 यूनिट आपका गिरा है तो 1 महीने का कितना देना होगा। तो वहाँ जो यूनिट में बात की जाती है वो 1 किलोवाट घंटा को ही आप कहते हो क्या, 1 यूनिट। तो सिंपल 1 किलोवाट घंटा में भी आप भूल गए हो तो 1 किलोवाट घंटा का डेरिवेशन कर सकते हो। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, आपको कि सर 1000 होता है। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो आपको कि सर 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 36 × 10 पे 5 घात आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो यहाँ और 3 जीरो यहाँ, इसको घात के रूप में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 10 पे घाते 5।
लेकिन वाट इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। वाट इंटू सेकेंड किसको कहते हैं, जूल को। अब इसको यदि स्टैंडर्ड में लिखो, मतलब दशमलव को यहाँ से यहाँ लेके आओगे, दाएं से एक स्थान बाएं की तरफ लेके आते हैं तो 10 पे घात प्लस चढ़ता है, तो यहाँ पे 10 पे घात 6 जूल हो जाएगा। तो सिंपल, जिस ऑप्शन में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो सी ऑप्शन में दे रखा है। कभी कभी के इसे ऐसे भी दे सकता है 36 इंटू 10, मतलब 5 जीरो लगा सकता है, ठीक है। तो इसको कितना याद कर सकते हैं, इस तरह से भी ऑप्शन में दे सकता है, ऐसे नहीं कि पावर के ही टर्म में देगा। यदि ये नहीं है तो पक्का ये होगा। अब इसके अलावा और कुछ थोड़ा हो सकता है ना, तो इतना जूल भी हो सकता है। तो इसे 36 लाख जूल भी कह सकते हैं अपना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल भी कह सकते हैं, या 3.6 × 10⁻6 जूल भी कह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे।